जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करने के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर साथियों मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिस मॉडल पेपर में से आपका साथियों पेपर फंसेगा। मैं कहूंगा आज की इस वीडियो से 50% पेपर आपको साथियों देखने को मिलेगा। तो जो आपका साथियों पेपर होने को है 27 नवंबर से, उस पेपर को क्रैक करने के लिए इस पूरे मॉडल पेपर को देखिएगा। सबसे पहले साइंस के 25 सवाल आप लोग देखेंगे, उसके बाद साथियों करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद साथियों मैथ्स होगी। मैं कहूंगा अगर आप देखना चाहते हैं कि 27 नवंबर को आखिर पेपर कैसा आएगा तो आज की इस वीडियो को पूरा देख के चले जाइएगा, पेपर आपका साथियों यहां से ही फंसेगा। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले साथियों 25 सवाल जो मैं आपको करवाने वाला हूं पूरी साइंस के, इसमें से चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते हैं। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके, विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद देखिए एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो ये साथियों क्या मापता है प्रकाश वर्ष? मैं कहूंगा दूरी मापता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। करके विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है मुझे बताइए। तो विद्युत विभव की अगर बात करें साथियों, देखिए वा से हो जाएगा विभवांतर और वा से हो जाएगा वोल्ट, यानी कि विद्युत विभव की एसआई इकाई जो है वो वोल्ट है। आंसर आपका डी होगा। करके ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? देखिए ध्वनि को यात्रा करने के लिए कोई माध्यम चाहिए, अब चाहे वो माध्यम ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। कुल मिला के साथियों ये निर्वात की अगर बात करें, निर्वात में ये यात्रा नहीं करती है ध्वनि, ये ठोस द्रव गैस में साथियों यात्रा कर सकती है। तो आंसर आपका भी ए होगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग आपसे पूछा गया है, मैं कहूंगा साथियों लगभग 8 मिनट का समय लगता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो मैं कह सकता हूं आपको भी याद रखना है, सूर्य के प्रकाश में सातों 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्या आपका जवाब होगा? मैं कहूंगा आपका जवाब सातों सिस्मोग्राफ हो जाएगा कि सिस्मोग्राफ ही भूकंप की तीव्रता को दर्ज करता है। आंसर आपका ए जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? तो जिनके नाम में साथियों केवलर टाइप से कुछ आया हो वही आपका आंसर होगा। कोवलेक आपका जवाब होगा, यानी कि स्टेफनी लुइस कोवलेक इनका नाम है और इन्होंने ही साथियों केवलर का आविष्कार किया था। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए डायनामाइट की बात चल रही है, डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो मैं कहूंगा साथियों इनका नाम क्या है? साथियों इनका नाम अल्फ्रेड नोबेल है और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि मेंडलीव की आवर सारणी में 36 पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको पता है साथियों, आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये परीक्षा में सवाल आपकी आएगा ग्रुप डी के एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए करके जेट हवाई जहाजों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? मैं कहूंगा कैरोसिन इस्तेमाल किया जाता है। कैरोसिन यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण इसका उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है? जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, यानी कि पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो जीवाश्म ईंधन है। आंसर आपका ए जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज सातु किसके द्वारा की गई आपसे पूछा जा रहा है? तो न्यूट्रॉन की खोज सातु चैडविक के द्वारा की गई, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए था पहले से। तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। एटम बम का सातु आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इनका नाम रॉबर्ट जे ओपेनहीमर है और इन्होंने ही सातु एटम बम का आविष्कार किया था। राइट आंसर आपका ए है, तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि किसको, इनमें से किसको कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? तो मैं कह सकता हूं जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम सा, तो इसको कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। आंसर आपका ए जाएगा। कह रहे कि साइटोलॉजी के बारे में बताइए, साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? किसके अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को, जीवाणु के अध्ययन को, फंगस या पादप, मैं कहूंगा कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के गोल्जिकाए में संग्रहित रहते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम वाला। मैं कहूंगा गोल्जिकाए नहीं, कोशिका द्रव नहीं, प्लाज्मा झिल्ली नहीं, केंद्रक आपका जवाब होगा, क्योंकि डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में संग्रहित रहता है। आंसर आपका डी जाएगा। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था आपसे बताना है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, इनका नाम है कार्ल बेंडा और इनके द्वारा ही साथियों माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का साथियों जो है ना, इसका जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया? कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया शब्द। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि टमाटर में कौन सा विटामिन होता है? तो मैं कह सकता हूँ टमाटर में तो विटामिन सी पाया जाता है।
उसके बाद देखिए संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है या क्या चीज होती है, मैं कहूंगा इसमें भी साथियों विटामिन सी पाया जाता है संतरे में बहुतायत मात्रा में। उसके बाद देखिए नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, साइट्रिक अम्ल यानी कि साइट्रिक एसिड होता है साथियों नींबू में। इसलिए मैं कहूंगा कि सवाल अगर आपसे पूछा जाए नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, परीक्षा में आपकी आएगा। तो आपको यहाँ पर साथियों ये ध्यान रखना है कि डबल एच ग्रुप, क्या इस ग्रुप का नाम है, डबल एच ग्रुप इस ग्रुप का नाम है, यानी कि एच ग्रुप जो है ना इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो साथियों किसके द्वारा की गई थी, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच की आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो कितनी दूरी साथियों मैं कहूंगा 25 सेंटीमीटर है। अगर 25 सेंटीमीटर तक किताब है तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। साथियों आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 में समय अब बिल्कुल नहीं बचा है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीजें दे रहा हूं जहां से आपका पेपर आएगा, आपके पेपर के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। देखिए आपको साथियों सबसे जरूरी चीज आपके लिए जो है वो दो चीजें हैं। देखिए एक तो आपका 2022 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था इससे पहले, और उससे पहले 2019 में साथियों पेपर हुआ था। तो आपके 2022 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी वो सारी शिफ्ट सॉल्यूशन के साथ, और 2019 में जितनी भी ग्रुप डी की शिफ्ट हुई थी वो सारी शिफ्ट साथियों सॉल्यूशन के साथ आपको दी जा रही है। उसके अलावा देखिए मैं कहूंगा साथियों इसमें से आपका जो पेपर बनेगा वो लगभग 50% तक बनेगा इसमें से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से, और लगभग साथियों 20% जो आपका पेपर बनेगा वो इसमें से बन जाएगा। यानी कि जो भी आपका साथियों इसमें आपने रीजनिंग पढ़ी, मैथ्स पढ़ी, साइंस के क्वेश्चन पढ़े, उसके आधार पर इस बार कैसा पेपर आ सकता है साथियों, ये लगभग 10 से 15 फुल टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, इसमें से आपका 20%, यानी कि कुल मिला के साथियों आपका जो पेपर आएगा साथियों वो यहां से 70% से लगभग आएगा। इसमें आपको ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, ग्रुप डी मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, सब कुछ साथियों आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कितने रुपीज में, 349 रुपीज में। मैं कहूंगा साथियों इसको आप ले लेना और अपने एग्जाम को साथियों अगर आप वाकई में 100% क्रैक करना चाहते हैं तो इसको लगा लेना, जितना लगा सकते हैं उतना लगा लेना। आपके एग्जाम में जितना समय बचा हो इसको देखिएगा अच्छे तरीके से, इनके रीजनिंग के कॉन्सेप्ट है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट है, साइंस के क्वेश्चन पढ़िएगा, मेरा मानना है पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है आरआरबी ग्रुप डी कॉम्बो करके, उस लिंक पर आप क्लिक करके इसको साथियों परचेज कर लीजिएगा। अगला देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है। तो अगर आपका जवाब विटामिन ए है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। साथियों देखिए अब आपके जैसे कि साइंस के 25 सवाल आते हैं, आप सभी को पता है ग्रुप डी एग्जाम में, तो 25 सवाल अब आपने देखे। अब साथियों मैं आपको करवाने वाला हूं 20 पूरे टॉप लेवल के, यानी कि अभी की अगर बात करें 2025 की अगर बात करें 2025 के लास्ट 6 मंथ्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो परीक्षा में आपके आने वाले हैं साथियों 20 क्वेश्चन, वो मैं आपको करवाने वाला हूं, और उसके बाद हम लोग रीजनिंग देखेंगे और मैथ्स देखेंगे। तो सबसे पहले इन 20 क्वेश्चन के करंट अफेयर के आंसर्स को देख लीजिए, ये परीक्षा में आपकी पूछे जाएंगे। चलिए तो साथियों कहने के भारत सरकार ने बीएसआई का नेतृत्व करने के लिए किस वैज्ञानिक को नियुक्त किया है, मैं कहूंगा डॉक्टर कनक दास को नियुक्त किया है, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए किस देश के फुटबॉलर सर्जियो बुस्केट्स ने 20 साल के फुटबॉल करियर के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है। तो पूछा जाएगा ये कौन से देश के हैं, तो ये तो सातों स्पेन देश के हैं, फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, सर्जियो बुस्केट्स इनका नाम है, और 20 साल के काम के बाद फुटबॉल करियर के बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। किस राज्य के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई है, तो किस राज्य के, मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगस्त 2025 में अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो कितने प्रतिशत बढ़ा है साथियों, 48%, यानी कि 148% साथियों हो चुका है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। किसने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है, तो इनका नाम साथियों अमशी प्रसन्न कुमार है, और इन्होंने ही साथियों कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है। किसने आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए लाइसेंसिंग पोर्टल लॉन्च किया है, तो लाइसेंसिंग पोर्टल की अगर बात करते हैं साथियों फसाई यानी कि FSSAI के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया है।
उसके बाद देखिए करके ISSF जूनियर विश्व कप कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये साथियों पता कहाँ पर शुरू हुआ है, ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, नई दिल्ली आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने साथियों रजत पदक जीता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कि किस देश ने 31 मार्च 2026, डेट ध्यान रखिए 31 मार्च 2026 यानी कि अगले साल तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये काम किस देश ने किया है, ये काम साथियों अपने भारत देश ने किया है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी साथियों कौन बन चुकी हैं, तो इनका नाम हिमांशी टोकस हैं और ये जूनियर विश्व रैंकिंग है वे शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बन चुकी हैं। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रही कि भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह ये साथियों कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये चंडीगढ़ में आयोजित हुआ है, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए हैं, तो क्या आपका जवाब होगा, मैं कहूंगा बिहार राज्य आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा FIPIC विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है, तो इन्होंने साथियों ये मेजबानी न्यूयॉर्क देश में की है, सॉरी न्यूयॉर्क शहर में की है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए करके कौन सा देश 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी, तो आपका जवाब यहाँ पर जो होगा वो रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, रूस देश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है, तो किसे नामित किया है, मैं कहूंगा IIT मद्रास को किया है। IIT मद्रास आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि कहाँ तीर्थ यात्रियों के लिए भारत का पहला AI आधारित कमांड सेंटर स्थापित हुआ है, तो कहाँ स्थापित हुआ है साथियों, तिरुमाला में स्थापित हुआ है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो ये पुरस्कार की अगर बात करें साथियों जिनाली मोदी इनका नाम है और जिनाली मोदी को साथियों ये पुरस्कार दिया गया है। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि किसे पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम साथियों आनंद पीरामल है और आनंद पीरामल को ही पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि BBL में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो मैं कहूँगा रविचंद्रन अश्विन इनका नाम है और रविचंद्रन अश्विन BBL में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। आंसर आपका सी होगा। किस राज्य सरकार ने कैलामणि पुरस्कारों की घोषणा की है, तो क्या आपका जवाब है, मैं कह सकता हूं तमिलनाडु राज्य सरकार ने कैलामणि पुरस्कारों की घोषणा की है। राइट आंसर आपका सी होगा। साथियों आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, ये जो पेपर आपका है इस पेपर में साथियों जो साइंस आएगी 90% साइंस में आपको ऐसी पढ़ाऊंगा जो 90% आपके एग्जाम में फंसे। करंट अफेयर के वो सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जो आपके एग्जाम में आए और रीजनिंग के वो सारे कॉन्सेप्ट और मैथ के वो सारे कॉन्सेप्ट साथियों जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि तकरीबन 80 से 85% आपको कंटेंट टारगेट सिलेक्शन से देखने को मिलेगा। अगर आप वाकई में अपने एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो सीरियस हो जाइए, हमारी हर एक क्लास को देखिए, जो भी मैं आपको रोजाना क्लासेस दूं उन सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे तरीके से देखा करिए। पेपर आपका साथियों बहुत आराम से मैं ये क्रैक करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो साथियों 25 सवाल आपके हो गए साइंस के, 20 सवाल हम लोगों ने देख लिए साथियों किसके, करंट अफेयर के। अब आगे सवाल हम लोग साथियों रीजनिंग के स्टार्ट हो चुके हैं। तो रीजनिंग के ये बहुत शानदार सवाल लिए हैं, वही सवाल साथियों मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए अपनी परीक्षा से पहले पहले उन सारे सवालों को आप लोग तैयार कर लीजिए जो आपके एग्जाम में आपको साथियों देखने को मिलेंगे। चलिए तो रीजनिंग का पहला सवाल है, कहने के कलम का संबंध जैसे लिखने से है वैसे ही चाकू का संबंध किससे होगा, काटने से, गोली मारने से, सब्जी से, रक्त से। मैं कहूंगा कलम लिखने के काम आता है, चाकू काटने के काम आता है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए कहा जा रहा है साथियों आपसे यहाँ पर कि जैसे ये लिखा हुआ है TSQ से JHG बनाया गया है वैसे ही LTM से यहाँ पर कौन से 3 लेटर बनाए जा सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है साथियों जैसे कि T से अगर हम J करें है ना या S से H करे, मुझे इतना पता है कि S का अपोजिट लेटर होता है H, जैसे कि A का अपोजिट लेटर
Z होता है, B का अपोजिट लेटर Y होता है, C का अपोजिट लेटर X होता है, D का अपोजिट लेटर W होता है, उसी प्रकार S का अपोजिट लेटर H होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर बात करते हैं साथियों, देखिए T का अपोजिट लेटर जो है ना वो क्या J नहीं होता है, J का तो क्या होता है, J की अगर बात करें T का अपोजिट लेटर G होता है, ठीक है। उसी प्रकार Q का अपोजिट लेटर क्या होता है साथियों, Q का J होता है, यानी कि J का अपोजिट Q होता है, ठीक है। तो मेरी समझ में आ गया साथियों, देखिए बीच का सेम रखेंगे, यानी कि टी का अपोजिट लेटर मैंने आपको बताया, टी का अपोजिट लेटर क्या होता है साथियों, जी होता है। तो यहां पर साथियों अच्छा, अब सबसे पहले साथियों यहां पर जो आएगा ना, देखिए टी की अगर बात करें तो यहां पर आ जाएगा आपका जी आ जाएगा। सबसे पहले टी का अपोजिट लेटर जो होता है वो जी होता है। एल की अगर बात करें, देखिए मैं आपको बता देता हूं, LOVE है ना, और MN मैं आपको बता देता हूं, एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट एम होता है। तो एम आया है, उसका अपोजिट लेटर यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ पर एन आ जाएगा। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, और ई का अपोजिट लेटर वी होता है, तो यहाँ पर ओ आएगा। तो कहाँ पर एनजीओ लिखा हुआ है, एनजीओ आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यानी कि यही आपका जवाब है। और जिनका भी आंसर मेरे आंसर से पहले था उनका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि इस वाले सर्किल में जो है वो कार्यरत हैं, इस वाले सर्किल में लड़कियां हैं, इस वाले सर्किल में जितने नंबर हैं वो विवाहित हैं। आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई आकृति का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो लड़कियां जो कि कार्यरत हैं लेकिन अविवाहित का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों अविवाहित का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, अच्छा भाई, यानी कि अगर साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए यानी कि लड़कियां भी हों और वो कार्यरत भी हों, तो आंसर आपका जो होगा वो इसमें से होगा। और कह रहे हैं कि कार्यरत लड़कियां भी हों और कार्यरत भी हों, तो आंसर आपका इसमें से। लेकिन अगर बात करें अविवाहित होना चाहिए, अविवाहित प्रतिनिधित्व करती हैं, अच्छा ये तो विवाहित है, यानी कि आंसर आपका इसमें से नहीं हो सकता, क्योंकि ये विवाहित वाला है, वो अविवाहित होना चाहिए। मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ दो नंबर ऐसा है जो कि लड़कियां हैं, कार्यरत लड़कियां हैं लेकिन विवाहित नहीं है, यानी कि अविवाहित हैं। तो मैं कहूंगा दो नंबर आपका जवाब हो जाएगा, और दो नंबर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, और आपसे कहा जा रहा है कि टेलीफोन का संबंध जैसे संचार से है वैसी रेडियो का संबंध साथियों किससे होगा, मुझे बताइए। तो रेडियो, देखिए टेलीफोन संचार के अंतर्गत, रेडियो की अगर बात करें प्रसारण के अंतर्गत आता है, आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह रहे हैं कि जो ये जो चिन्ह है ना साथियों, इसके स्थान लेने के लिए और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों को सही युग्म का चयन करिए। अगर हम मान लीजिए साथियों ऑप्शन नंबर ए को तय करते हैं, बी को, सी को, डी को, किसी को साथियों तय करते हैं, तो मान लीजिए साथियों इसमें आंसर जो होगा, देखिए हम मेहनत करेंगे, हम डी से स्टार्टिंग करते हैं, हम डी से स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले 96 है, 2 है साथियों, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर क्या है साथियों, यहाँ पर 20 है, और फिर 2 है, और फिर 174। अगर हम ऑप्शन नंबर डी वाले से स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले गुणा आ जाएगा, उसके बाद माइनस आ जाएगा, उसके बाद प्लस आ जाएगा, उसके बाद बराबर आ जाएगा। यानी कि आपको इस पूरी को कैलकुलेट करना है। अगर 174 आ जाता है तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें 96 दूना कितने होते हैं साथियों, 6 दूना 12 हो जाएगा, है ना, दो नीम 18 और एक आपका 19, यानी कि 192 हो गया। 20 प्लस आपका 2 हो गया, बराबर 174 आ जाए तो काम हो जाएगा। 192 में से साथियों 20 जाएगा तो कितना बचेगा, मैं कहूंगा 172 बचेगा। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर ये प्लस का आ जाएगा, 2 बराबर 174, बिल्कुल 172 प्लस 2 174 हो गया, यानी कि 174 बराबर 174 आ चुका है। तो मैं कहूंगा ये वाला हमने सबसे पहले चेक किया था और यही वाला हमारा जवाब हो गया। तो ऐसे सवालों में आप कोशिश ये करिए कि डी से शुरू करिए, डी, सी, बी, फिर उसके बाद ए। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए सवाल को और बताइए जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए भाई, तो कह रहे हैं साथियों ए, ओ, एम, एच, के और यू केंद्र के सामने मुंह किए हुए एक सर्किल में बैठे हैं। तो एक सर्किल हम बना लेते हैं, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लोग बना लिया। और यहाँ पर कहा गया है कि सर्किल में बैठे हुए हैं, ठीक है भैया, सर्किल में बैठे हैं, इसमें नहीं कि केंद्र के सामने बैठे हैं, केंद्र की ओर इनका मुंह है। कह रहे कि ए जो है ना ये एम या यू के बगल में नहीं बैठा, ठीक है, नहीं बैठा लेंगे। यू एच के बाईं ओर बैठा है और एम के बाईं ओर साथियों के बैठा है, ठीक है, जो ओ के विपरीत बैठा है,
ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम स्टार्टिंग करते हैं। तो m के बाईं ओर k बैठा, m को आप कहीं पर बैठा दें, मान लीजिए m को आपने यहाँ पर बैठा दिया, m के बाईं ओर कौन बैठा है, k, यानी कि m के बाईं ओर k बैठा दिया। जो का मतलब क्या है, दूसरे वाले के लिए, यानी कि m वाले के लिए। o के विपरीत कौन है, m है, तो साथ तो m का o कहाँ पर बैठेगा, o यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि o के विपरीत कौन है, साथ तो m है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए कह रहे कि h के दाएं और u बैठा है, तो अगर साथियों मान लीजिए हम अगर h को यहाँ पर बैठा नहीं सकते, क्योंकि h के दाएं और दूसरे स्थान पर u यहाँ पर नहीं आ पाएगा, h को हम यहाँ पर भी यहाँ पर ही साथियों हम h को बैठा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बैठा लेंगे तो फिर ये जगह फ्री नहीं है। h के दाएं साथियों कौन बैठा है, u बैठा है, यानी कि u आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा सिर्फ और सिर्फ a है, तो a आपका यहाँ पर आ जाएगा। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ओ के दाईं ओर कौन बैठा है, तो ओ के दाईं ओर तो भैया ए बैठा हुआ है, इसलिए ए आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और मुझे बताइए आपका जवाब साथियों क्या होगा। देखिए यानी कि उस विकल्प का चयन करिए जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने के, मतलब कुल मिला के यहाँ पर ये एक दर्पण है और यहाँ पर आपको बताना है जो छवि बनेगी वो कैसे बनेगी। देखिए मान लीजिए ये ए है और ये दर्पण हमने रखा है, तो ए जैसे होता है वो तो वैसे ही दिखाई देता है, ओ दर्पण में जैसे होता है वैसे दिखाई देता है। मान लीजिए ये एस बना है, तो एस कैसे दिखाएगा, एस ऐसे कुछ दिखाई देगा, तो ये भी साथियों कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा ऐसे करके। अब आप देखिए ऐसे कहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है, बिल्कुल सही साथियों, ऑप्शन नंबर बी में बना है, यहाँ पर भी नहीं बना है और यहाँ पर भी नहीं बना है। तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी ई एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, तो 5 लोग की साथियों अगर बात करें, एक पंक्ति यानी कि 3 4 5, ये 5 लोग जो बैठे हैं एक पंक्ति में बैठे हैं, यहाँ पर ये कहा गया है। उसके बाद साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अगली लाइन में कहा जा रहा है कि सी जो है ना ये डी और ए के बीच में है, ई ना तो अंत में है और ना ही डी के बगल में है, डी के बगल में भी नहीं है, और बी बाईं ओर है जो अंतिम है। अच्छा बी जो है ना ये बाईं ओर है जो अंतिम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं साथियों, बी बाईं ओर है जो अंतिम है। अच्छा मतलब एक तरीके से अगर बात करें बी की, अगर बात करें ये बी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये बाईं ओर, बी बाईं ओर है जो अंतिम है, ठीक है भैया। कह रहे डी के दाएं कौन है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर एक बात कही गई है कि सी जो है ना ये डी और ए के बीच में है, तो सी की अगर बात करते हैं साथियों ये डी और ए के बीच में है। तो अगर बात करते हैं ई ना तो अंत में है और ना ही डी के बगल में है, तो एक काम साथियों आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि डी और ए के बीच में कौन है, मान लीजिए डी को आपने यहाँ पर बनाया और ए को आपने यहाँ पर बनाया, यानी कि डी और ए के बीच में कौन है, तो डी और ए के बीच में साथियों सी हो गया। इतनी बात क्लियर। अब कह रहे हैं कि ई ना तो अंत में है, देखिए ई अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो ये अंत में नहीं बनती है और ना ये डी के बगल में बनती है, तो तभी साथियों मैंने ऐसे बनाया है। और बी बाईं ओर है, बी बाईं ओर है, अंतिम है। डी के दाएं में कौन है, तो डी के दाएं में कौन है साथियों, डी के दाएं में आपसे पूछा जा रहा है डी के दाएं में कौन है ना। एक काम साथ देखिए, जब अगर आपका आंसर कभी भी ना आए तो आप इनको क्या कर लिया करिए, ऐसे 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 करके डी को मतलब इनकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। ये डी के बाएं पूछा जा रहा है, अगर बाएं पूछा जाए तो साथियों ये हो जाएगा, दाएं तो कोई है ही नहीं ना, है ना। तो कुल मिला के अगर डी के दाएं बाएं पूछा जाता तो आपका जवाब क्या हो जाता, सी हो जाता। बाकी सब सही। मैं ये बता रहा था कि ऐसे आप बना सकते हो डी सी ए ई और बी, तो डी के दाएं कौन है सातु, देखिए डी के दाएं सी है तो सी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातु सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, उस अलग वाले का आपको चयन करना है, बताइए। तो स्कार्फ, दस्ताने, धूप चश्मा, स्वेटर। देखिए अगर बात करते हैं साथियों स्कार्फ, दस्ताने और स्वेटर, ये सब ठंड में काम आने वाली चीजें हैं, जबकि धूप चश्मा इंसान गर्मी में पहनता है, तो सबसे अलग जो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि 81 है, 100 है, उसके बाद 121 है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए मुझे ये लग रहा है, लग क्या रहा है और है भी सातु 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये आपका 11 का स्क्वायर है, तो 9 10 11 12, यानी कि यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। 144 ऑप्शन में है, मैं कहूँगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कथन और निष्कर्ष वाले सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, और ये सवाल साथियों आपका एग्जाम में आते आते हैं 2 सवाल ही आपके आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए कथन आपके सामने है और उसके बाद निष्कर्ष आपके सामने है।
सभी शंख खाल हैं। तो सभी शंख जो है, मान लीजिए साथियों शंख जो है ना ये हो गए, और सभी शंख खाल हैं, तो सभी के सभी शंख हमने खाल बना दिए। यानी कि कोई खाल बिल्ली नहीं है, तो कोई खाल क्या बिल्ली नहीं, कट का निशान हमने यहाँ पर लगा दिया कि आपको पता लग जाए कि हाँ भाई कोई खाल बिल्ली नहीं है, तो कोई बिल्ली खाल भी नहीं हो सकती, और कोई शंख नहीं हो सकता, और कोई बिल्ली शंख भी नहीं हो सकती। तो निष्कर्ष देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है गलत है। कोई शंख बिल्ली नहीं, बिल्कुल कोई शंख बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली शंख नहीं, ये आपका सही हो जाएगा पहला वाला। कुछ खाल शंख है, कुछ खाल शंख है, बिल्कुल इतनी खाल शंख है, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि दोनों ही सही है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर साथ आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 4 8 9 6, 4 8 9 6 से 9 6 से 3 7 8 5 बनाया गया, तो उसी प्रकार 7 8 5 4 से 7 5 2 से यहाँ पर कौन से 4 नंबर बन पाएंगे। देखिए मुझे यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि 4 से 3 हुआ यानी कि 1 घटाया गया, 8 से 7 हुआ है, 9 से 8 हुआ है, 6 से 5 हुआ है, एक एक घटाया जा रहा है। तो इसमें 1 घटाओगे 7 तो क्या आ जाएगा 6, 8 में 1 घटाओगे 7 आ जाएगा, 5 में घटाओगे 4 आ जाएगा, 2 में घटाओगे 1 आ जाएगा, यानी कि 6741 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि -1 2 7 उसके बाद कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। देखिए -1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 23 आना चाहिए, और फिर सातों 34 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सातों कैसे, इसमें क्या देखिए, अगर हम 2 से 7 पर जाएं तो यहाँ पर सातों 5 प्लस किया गया, और 23 से 34 पर जाएं तो 23 से 34 में सातों 11 प्लस किया गया है। अच्छा अगर -1 से, देखिए अगर 1 से 2 पर जाते, 1 से 2 पर जाते तो 1 प्लस किया जाता, लेकिन अगर -1 से जाएं तो सबसे पहले प्लस वाला 1 आएगा, फिर प्लस वाला साथियों 2 आएगा, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर मैं कहूंगा साथियों कितने प्लस किए गए हैं, मतलब -1 से इनके बीच में साथियों एक क्या आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, यानी कि -1 और फिर साथियों 0 आ जाएगा, फिर आपका +1 आएगा, और फिर आपका +2, यानी कि कुल मिला के इस प्रकार यहाँ पर बीच में 3 नंबर हैं। तो पहले साथियों 3 नंबर, फिर 5 नंबर बढ़ाएगा, और फिर कितने बढ़ाए जाने, मेरे हिसाब से 7 बढ़ाए जाने चाहिए, और फिर कितने बढ़ाए जाने 9, तभी यहाँ पर फिर 11 आ पाएगा। तो 7 में 7 प्लस करोगे 14 आ जाएगा, 14 में 9 प्लस करोगे 23 आ जाएगा। अगर 14 ऑप्शन में है तो 14 आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह रहे कि जिस प्रकार कोल्ड यानी कि COLD को GSPH लिखा जाता है, उसी प्रकार NOT को कौन से 3 लेटर के रूप में सातु लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, जैसे कि C 3 पर होता है, O 15 पर होता है, L 12 पर होता है, D 4 पर होता है, G 7 पर होता है, S 19 पर होता है, P 16 पर होता है, H 8 पर होता है। देखिए ये 4 से 8 हुआ है, ये 12 से 16 यानी कि 4 बढ़ रहा है, 15 से 19 4 बढ़ा, और 3 से 7 4 बढ़ा, तो 4 4 4 इसमें बढ़ेगा। N 14 पर होता है, 4 बढ़ाओगे 18 यानी कि 18 पर R होता है। O से 4 बढ़ाओगे S आ जाएगा, T से 4 बढ़ाओगे सातु क्या आ जाना चाहिए, आपका X आ जाना चाहिए। तो R S X कहाँ पर लिखा हुआ है, R S और X कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रही कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी से समान है। अच्छा 3 एक होंगे, एक अलग होगा, वही अलग वाला आपको बताना है। देखिए अगर बात करते साथ तो एल की, तो एल आपका होता है 12 पर, एन आपका 14 पर होता है, पी आपका 16 पर होता है। उसी प्रकार अगर बात करें यहाँ पर हम लोग, तो वाई आपका होता है 25 पर, और ए 1 पर होता है, सी 3 पर होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर बात करें आर की, तो आर 18 पर होता है, एस 19 पर होता है, यू आपका 21 पर होता है, ठीक है ना। और उसी प्रकार सी जो होता है 3 पर होता है, ई 5 पर होता है, और जी आपका 7 पर होता है। यहाँ पर देखिए क्या क्या कितना कितना साथियों बढ़ रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 2 बड़ा और 2 बड़ा, यानी कि इन सब में 2 2 बड़ा इसमें भी 2 बड़ा और इसमें भी 2 बड़ा, ये 25 पर होता है। देखिए y के बाद z और z के बाद a, तो 2 बड़ा, इसमें 1 बड़ा, और फिर इसमें साथियों 19 20 21 2 बड़ा, यानी कि इसमें 1 बढ़ रहा है एक जगह पर, तो ये अलग है। इसमें भी 2 बड़ा, इसमें भी 2 बड़ा, यानी कि सबसे अलग जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और जिनका ऑप्शन नंबर सी आंसर है तो बिल्कुल सही है।
कथन और निष्कर्ष वाले सातों सवाल आपके सामने आ चुके हैं। ये कथन आपके यहाँ पर रहे है ना, और कथन 2 ये है। उसके बाद सातों 2 आपको निष्कर्ष दिए गए हैं, पहला और दूसरा। अच्छा, तीसरा भी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जवाब बताना है। सबसे पहले कहा गया है कि सभी बाघ बिल्लियां हैं, तो मान लेते हैं सातों बाघ आपके ये हो गए, और सभी बाघ बिल्लियां हैं, तो सभी बाघ जो है ना, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो सभी बाघ बिल्लियां बताई गई हैं, तो सभी बाघ जो है ना, ये सातों क्या हो गई, बिल्लियां हो गई, सभी बाघ बिल्लियां हो गई। उसके बाद कहेंगे सभी बिल्लियां मार्जरीय हैं, तो सभी बिल्लियां जो है ना वो मार्जरीय हो गई। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है, कौन सा आपका यहाँ पर गलत है। तो कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि कुछ मार्जनीय बाघ हैं, तो कुछ मार्जनीय बाघ है, बिल्कुल सही, इतने मार्जनीय बाघ हैं, ये आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरे की बात करें, सभी बाघ मार्जनिया हैं, सभी बाघ मार्जनीय, बिल्कुल साधु, सभी बाघ। कुछ मार्जनीय बाघ हैं, ये भी सही है, और कुछ बाघ सभी बाघ मार्जनीय, ये बात भी बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। कुछ मार्जरीय बिल्लियां हैं, कुछ मार्जरी बिल्लियां, बिल्कुल इतनी मार्जरिया बिल्लियां हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका सातों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अब आप साथियों रीजनिंग के सवाल यहाँ पर देख चुके हैं, और अब आपके यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर मैथ्स में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे साथियों मैथ्स के। इन 25 में से 25 अगर आप साथियों करना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए हमारी हर एक क्लास को आप लोग देखिए, बहुत अच्छे अच्छे मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट लाऊंगा, और वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर अप कर लेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना। मैं आपको साथियों कुछ नहीं ज्यादा नहीं साथियों, 15 मॉडल पेपर दूंगा, यानी कि 15 मॉक टेस्ट आपको दूंगा, पूरे पूरे पेपर आपको करवाऊंगा यूट्यूब पर फ्री बिल्कुल, जिनको आप देख लेंगे तो इससे आपकी रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, मैथ भी कंप्लीट हो जाएगी, और साइंस के भी बहुत सारे सवाल होंगे जो आप कवर अप कर लोगे अपने एग्जाम में, और करंट अफेयर पूरी कवर अप हो जाएगी। यानी कि पेपर क्लियर भरेगा, पेपर पास भरेगा, आपको कंटेंट मिल जाएगा अगर आप उन सारी क्लासेस को देख लोगे। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टारगेट सिलेक्शन चैनल का नाम है। ठीक है ना। जितनी भी क्लासेस अब आपको दी जाए ग्रुप डी की, एक एक क्लास को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, अगर आप वाकई में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं। चलिए, तो पहला सवाल मैथ्स का है, कह रहे कि 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 20 सेकंड में एक पोल से गुजरती है, तो ट्रेन की आपको चाल बताना है, ट्रेन की गति क्या है बताइए। देखिए, अगर यहाँ पर बात करते हैं साथियों, क्या पूछा गया है, ट्रेन की गति पूछी गई है। तो ट्रेन की गति कह लो या ट्रेन की चाल कह लो, बात एक ही है। तो ट्रेन की गति आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पर हमें दूरी के रूप में क्या रखना पड़ेगा, ट्रेन की लंबाई रखना पड़ेगा। ये हो गई आपकी दूरी, क्या हो गई, ट्रेन की लंबाई ही दूरी हो गई। और समय की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें समय रखना पड़ेगा। तो साथियों ट्रेन की लंबाई कितनी है, 400 मीटर है, 400 मीटर लंबाई ट्रेन की है, तो ये दूरी हो गई। समय की अगर बात करें 20 सेकंड है, तो ये 20 से कट होगा साथियों, कितना आ जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा। ठीक है ना। यानी कि ट्रेन की गति कितनी निकली, 20 मीटर प्रति सेकंड निकली। लेकिन यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी अगर कोई गति है, कोई चाल है, ये मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटे बदलना है, तो आप हमेशा साथियों 18/5 से गुणा कराएंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो उसको हमेशा 5/18 से गुणा कराएंगे। तो इसको खैर कैलकुलेट करते हैं और ट्रेन की गति निकाल लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 18 चौक आपका 72 हो जाएगा, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये ट्रेन की गति आएगी। और ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा में इसको 5/18 से अगर आप गुणा कराओ तो मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगी, तो 20 आपका जवाब हो जाएगा। खैर, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है, बताइए। आपसे कह रहे कि 27 वस्तुओं की लागत 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, तो लाभ बताइए। कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि भैया इतने वस्तुओं की लागत मूल्य इतने वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप लिखेंगे 27 गुणा लागत मूल्य, क्या 27 गुणा लागत मूल्य बराबर 18 है ना, 18 गुणा विक्रय मूल्य, 18 गुणा विक्रय मूल्य। यानी कि अब आप साथियों क्या निकाल सकते हो, अब आप निकाल सकते हो लागत मूल्य, और ये नीचे आ जाएगा विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हो, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हो, 18 रहेगा, ये नीचे इसके 27 आ जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर लागत मूल्य 18 है तो विक्रय मूल्य 27 है। यानी कि कोई चीज आपको 18 रुपए की पड़ी है और आप उसको 27 रुपए में बेच रहे हैं, तो साफ साफ आपको लाभ कितना हो रहा है, 9 रुपए का आपको लाभ हो रहा है।
तो लाभ ही तो पूछा है, 9 रुपए का लाभ हो रहा है, लेकिन आपको बताना है उस लाभ को प्रतिशत में करके। तो 9 को प्रतिशत में करेंगे, गुणा 100 से कराएंगे। नीचे हमेशा क्रय मूल्य या लागत मूल्य आता है, तो लागत मूल्य कितना है साथियों, 18 है। इसको कैलकुलेट करोगे तो मैं कहूंगा 50% आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, 50% होगा। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 64/2 गुणा ब्रैकेट में है 9/3 गुणा 3/9 माइनस 32, यानी कि 64/2। सबसे पहले 64/2 को ही आप सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 गुणा इसको सॉल्व करोगे 3 3 9, 3 आ जाएगा। गुणा अगर बात करते साथ तो 3 भाग आपका 9 आ जाएगा, माइनस आपका 32 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद देखिए साथियों, देखिए यहाँ पर अगर बात करें, इससे ये कैंसिल कर लें 3, और फिर इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 32 एकम 32, यानी कि 32 माइनस 32 हो जाएगा। यहाँ पर तो शून्य आ जाएगा। शून्य कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी वाले में। अगला देखिए, करेंगे एक बैग में 3:4:5 के अनुपात में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। यदि सभी का कुल मूल्य 31 रुपए है तो बैग में 1 रुपए के कितने सिक्के। देखिए 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, मैं कहूंगा 5 के अनुपात में सिक्के हैं। यानी कि आपको साथियों 5x की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी गुणा 5 से कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि बैग में 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, ठीक है ना। तो इस सवाल को साथियों आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए ये लिखा हुआ है 3x, तो यानी कि 3 लिखा हुआ है तो 3x इसको कर लेंगे। अब 3 के अनुपात में 25 पैसे, और 25 पैसे आपको पता है 1/4 होता है। देखिए 1 रुपया ये होता है, 50 पैसा होता है 1/2, और जो 25 पैसा होता है वो 1/4 होता है। इसकी गुणा आप कराओगे, 3x की गुणा कराओगे 1/4 से, 1/4 होगा। इसको प्लस कर दोगे, प्लस लिख दिया आपने। फिर 4x लिखा हुआ है, यानी कि 4 लिखा हुआ है, 4x कर दिया। और 50 पैसे ना, 50 पैसों का 1/2 लिखते हो तो गुणा आप इसकी 1/2 लिख दो, ये प्लस कर दोगे। उसके बाद ये आपका 5x आ जाएगा। इस सवाल देखिए, ये सवाल ऐसे ही आता है और हमेशा आपको ऐसे ही करना होता है। ये 1 रुपए को आप ऐसा लिखते हो तो इसकी गुणा 1 से कर दोगे। जब आप इन सब को जोड़ते हो ना तो निकल कर आता है 31। इन सभी का कुल मूल्य 31 है, यानी कि बराबर सातों यहाँ पर 31 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए अब 3x की गुणा 1 से होगी तो 3x/4 ये आपका हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका अगर बात करते हैं, देखिए 2 एकम 2, या एक काम करिए यहाँ कट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 एकम 2, 2 यानी कि ये आपका 2x हो जाएगा। तो 2x आपका ये हो गया, प्लस आपका 5x ये हो गया, बराबर कितना आ गया, सातों 31 आ गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर बात करें, अब देखिए इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 की गुणा 3x से कराओगे तो 3x आपका हो जाएगा। 4 दूना 8, ये आपका 8x हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा यहाँ पर, और आपका ये क्या हो जाएगा, 5 से 5x हो जाएगा, ये बराबर 31 हो जाएगा। ये एक काम करिए, पहले आप डायरेक्ट इसको ही करा लीजिए। क्या, जैसे कि ये आपका कितना था, ये आपका 2x था, ठीक है ना, और ये 5x था, तो ये 7x हो जाएगा। तो ये 3x/4 हो गया, प्लस आपका ये 2x और 5x बोले तो 7x हो गया, बराबर आपका 31 हो गया। इसके नीचे एक मान लीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये आपका 3x हो जाएगा, 7 चौक 28, ये आपका 28x हो जाएगा, बटे 4 आ जाएगा, बराबर आपका 31 आ जाएगा। अब इस 4 की गुणा इस 31 से हो जाएगी, और 28 3 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यानी कि 31x बराबर 31 गुणा आपका 4 हो जाएगा। देखिए इस 31 से ये 31 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x बराबर आपका 4 बचेगा। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, मैं कहूंगा 1 रुपए के भैया, 1 रुपए के जो ना 5 सिक्के हैं, तो 5x की वैल्यू आपको निकालना है। x बराबर 4 है, यानी कि 5 गुणा 4 आ जाएगा, तो ये 20 होता है। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, मैं कहूंगा 20 सिक्के हैं। 20 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि 5% की दर से 360 रुपए का साधारण ब्याज 72 होने में कितना समय लगेगा। यानी कि कुल मिला के आपसे जो पूछा जा रहा है वो सातों समय पूछा जा रहा है। आपको पता है समय बराबर क्या होता है, समय का एक फॉर्मूला होता है साथियों, मूलधन गुणा 100 अपॉन समय हो गया, दर आ जाएगी, और साथियों क्या आ जाएगी, समय हो गया, दर आ गया। और यहाँ पर साथियों ये एक काम का ऐसे नहीं साथियों, देखिए अभी भी आप साथियों समय अगर निकालोगे तो यहाँ पर साधारण ब्याज आता है, मैंने गलती से कुछ और लिख दिया था। तो ये आपका साधारण ब्याज हो गया, गुणा आपका 100 हो गया, समय ये हो गया साथियों, दर आपकी ये आ जाएगी,
ठीक है ना, दर आपकी ये आ गई और नीचे एक और मूलधन आपका। तो ये सूत्र होता है साथियों, गलती से कुछ और मैंने लिख दिया था, खैर कोई दिक्कत नहीं। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 360 साधारण ब्याज है। अच्छा, 5% की दर से 360 रुपए का साधारण ब्याज 72 होने में, अच्छा साधारण ब्याज जो है साथियों वो 72 है, तो 72 साधारण ब्याज हो गया गुणा आपका 100 हो गया। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अब अगर बात करें 360 ये आपका मूलधन है, तो ये आपका मूलधन आ जाएगा, दर 5% है, तो 5 गुणा 360 आपने ये लिखे, ये क्या निकल कर आएगा, ये आपका समय निकल कर आएगा जो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, अब इसको सत्तू कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से कट होगा 20 यहाँ पर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आपका हो जाएगा, 36 दूना आपका 72 हो जाएगा, 2 गुणा 2 आ गया, यानी कि समय कितना आ गया सातों, समय आपका जो आ गया है वो 4 वर्ष का समय आ गया। और 4 वर्ष कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। साथियों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इतनी मेहनत से साथियों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी लगभग हाँ 4 दिन पहले मेरी एक सर्जरी हुई है, उस सर्जरी के चौथे दिन ही साथियों, चौथे पांचवें दिन मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए लग गया, तो ये एक छोटी बात नहीं है मेरे लिए और आपके लिए। इसलिए अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पेपर की डेट तुरंत आ गई साथियों। सर्जरी के बाद मैंने सोचा था 10 से 15 दिन आराम करूंगा, लेकिन आपकी ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आ गई, तो फिर मैंने सोचा कि आराम तो फिर बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अभी आप सभी लोगों का पेपर है ना, तो इस वजह से इस वजह से मैं बहुत तेज़ आवाज़ में भी नहीं बोल पा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं है। तो इस सवाल की अगर हम लोग बात करें, 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम। कभी भी अगर ये लाइन आपके सामने लिखी हो ना, तो आप क्या निकालो, 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.8 केजी, आप निकालो 8 व्यक्तियों का कुल मिला के भार कितना होगा। ये निकालने के लिए आपको 2.5 गुणा 2.5 की गुणा 8 से आपको करना होगी। तो 2.5 की गुणा सातों 8 से अगर आप कर देते हैं तो करा लीजिए, 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा, 8 दूना 16 और ये आपका 20, यानी कि यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो 8 लोगों का कुल मिला के वजन कितना है, 20 है। यानी कि जब उसमें से 75 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है ना। अब देखिए, अच्छा कुछ अलग ही यहाँ पर है सिस्टम, यहाँ पर साथियों जो है ना वो अलग ही है। मुझे लगा इनका औसत भार इतना है, लेकिन ये नहीं, इतना इनका ये बढ़ जाता है, तो ये मैंने गलत कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लेता हूँ दूसरे तरीके से। 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.8 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है ना, जब उनमें से 75 केजी वाले भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का भार आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं साथियों, बहुत अच्छा और प्यारा सवाल है ये। या एक काम करिए सर, तो इसको आप फॉर्मूले से करने की कोशिश करिए। फॉर्मूला क्या कहते हैं, नए व्यक्ति का भार, क्या साथियों, फॉर्मूले की अगर बात करें तो नए व्यक्ति का भार बराबर क्या सूत्र है, नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार। गया व्यक्ति कौन है, ये 75 किलोग्राम वाला साथियों गया व्यक्ति है, तो इसका वजन कितना है, इसका वजन 75 किलोग्राम है। ठीक है ना, अब प्लस आप लिखोगे, अब लिखोगे यहाँ पर साथियों कितने व्यक्ति थे, तो कितने व्यक्ति थे, ठीक है ना, कितने व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति थे, इनका औसत भार कितना था, मतलब कितना बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ा है उसकी आप साथों इससे आप गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो 75 प्लस आपका 8 की गुणा 2.5 से कराओगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि 75 और 20 कितना हो गया, मैं कहूँगा 95 केजी हो गया। तो नए व्यक्ति का भार साथियों क्या रहा, 95 केजी रहा, और 95 केजी कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, साथ एक कमेंट कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट, कैसी आपको ये वीडियो लग रही है एक बार कमेंट में आप लोग मुझे जरूर बता दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए करिए कि एक शंकु बनाने के लिए भुजाएं हैं ये 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि इन तीनों भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाता है। इस तरह बने शंकु का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सब होता है। देखिए 1/3, ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है। आर की अगर बात करते हैं साथों, आर आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, क्या आर की अगर बात करें, आर कैसे निकालेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर शंकु के ऐसे बनेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका शंकु हो गया। ये जो आपकी ये ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई आपकी कितनी दे रखी है साथों, ये आपकी 12 दे रखी है, ये आपकी ऊंचाई है, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर की आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
यानी कि इसमें साथियों जो 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज, यानी कि यहाँ पर साथियों जो त्रिभुज बन रहा है एक तरीके से ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है इसकी ये चीजें दी गई हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 इसकी हो जाएगी, ये आपका 13 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। तो इसमें 1/3 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। और आर की अगर बात करें, आर कितना है, त्रिज्या यानी कि 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। एच की अगर बात करें, एच कितना है, 12 है, तो ये आपका 12 हो गया। यानी कि यहाँ तक साथियों आपको क्लियर हो गया। अब देखिए कैसे क्या कट होगा, यहाँ पर कुछ कट हो रहा है ऐसा, तो अगर कट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये हो जाएगा 35, 7 एकम 7, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं साथ तो कैसे क्या कट होगा, 3 से कट होगा, ये 4 आ जाएगा, 4 पंजे 20 यानी कि 20 गुणा आपका 22 आ चुका है। तो ये कितना हो जाएगा साथियों, 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी कि 440 यहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें साथियों, यहाँ पर तो ऐसा नहीं दे रखा है, या एक काम करिए पाई की वैल्यू आप लिखिए इच मत, है ना। 1/3, 1/3, 25 और साथियों यहाँ पर 12 आ जाएगा। इतनी बात के लिए अब इसको सत्य कैलकुलेट करें, क्योंकि ये 440 यहाँ पर आए नहीं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। ये आपका 50 आ जाएगा, ये आपका 25 आ जाएगा, ये आपका 300 आ जाएगा, यानी कि 300, है ना। तो 300 का 300 की भाग 3 से करेंगे, है ना, 300 की भाग 3 से करेंगे तो सातु 100 आएगा। और 100 कहाँ पर लिखा हुआ है, 100 आपका ये 100 पाई होगा। 100 पाई सेंटीमीटर कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या है, ये आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए सातों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यानी कि एक राशि 2 वर्ष में 720 और 3 वर्ष में 792 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो दर की अगर बात करें, दर का सूत्र सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, साधारण ब्याज गुणा 100। क्या, साधारण ब्याज गुणा 100। और यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा और गुणा मूलधन आ जाएगा। समय आ जाएगा और क्या हो जाएगा साथियों, मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो रखते जाइए। दर की अगर बात करें, साधारण ब्याज कितना है साथियों, अब देखिए यहाँ पर एक चीज की अगर बात करें, मान लीजिए साधारण ब्याज क्या, 2 वर्ष में 720 और 3 वर्ष में 792 हो जाता है। तो अगर देखिए 2 वर्ष और 3 वर्ष अगर हम इन दोनों का आपस में डिफरेंस कर दे तो हमें 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल पता चल जाएगा। तो 792 में से 720 को घटा दीजिए तो कितना आएगा, 72 आएगा। यानी कि 1 वर्ष का क्या समय, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 72 गुणा 100। मूलधन की अगर बात करें, अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए, अब यहाँ पर साथियों मूलधन की बात की गई। मूलधन कितना है साथियों, है ना। मूलधन की अगर बात करें साथियों, 720 यहाँ पर मूलधन है, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। अब इसको आपको क्या करना है, कुछ नहीं कैलकुलेट करना है। देखिए 0 से 0, 72 से 72, बचा क्या 10, यानी कि दर क्या आ जाएगी, 10% की दर आ जाएगी। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि 120 पुरुष 30 दिनों में 720 किलोग्राम चावल की खपत करते हैं। 90 पुरुष कितने दिनों में 270 किलोग्राम की खपत कर सकते हैं। देखिए साथियों 120 लोग हैं, 30 दिनों में कितनी खपत करते हैं, 720 किलोग्राम की खपत करते हैं। तो कहने के 90 पुरुष, ठीक है, 90 पुरुष कितने दिनों में, मैं कहूंगा इतने दिनों में, दिन की जगह पर दिन ही लिख दिया। 270 किलोग्राम की खपत करेंगे तो इसको साथ आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए इस जीरो, देखिए जो बराबर के नीचे होगा वो कट जाता है, इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 से करे तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 से करे 3 नीम 27, ठीक है ना। 3 3 9 हो जाएगा, 3 7 21, 3 8 24 हो जाएगा, है ना। अब अगर साथियों बात करते हैं, देखिए अब ये 3 की गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि 120 गुणा 30 गुणा 3 और बराबर क्या आ गया, 8 की गुणा इससे। ये एक काम करेंगे, 8 तो नीचे का नीचे ही है, ये 90 भी इधर ले आइए। 90 अगर आप इधर ले आएंगे तो इधर सिर्फ और सिर्फ दिन बचेगा, जो कि आपका यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद साथियों वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। इसको कैलकुलेट कर डालिए साथियों, कैसे कैलकुलेट होगा ये मैं आपको बता। देखिए 30 से कम 30, 30 तियां हो गया, इस 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 8 एकम 8 हो जाएगा, 4 जाएगा 40 हो गया, 8 पंजे 40 हो जाएगा, यानी कि 15 दिन आपका जवाब आ जाएगा। यानी कि 90 पुरुष 15 दिनों में 270 किलोग्राम की खपत कर सकते हैं। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों कैसी लगी आपको ये वीडियो, एक बार आप इस वीडियो के सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों मैं बात करूंगा साथियों आपका जो ग्रुप डी एग्जाम है 2025 से है ना। तो आपकी शिफ्ट कभी भी है, मैं कहूंगा जो चीजें मैं आपको साथियों दे रहा हूं इन चीजों को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए जो आपका पेपर है साथियों
उसमें से पूरे के पूरे जो 50% क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जाएंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो परीक्षा हुई थी साथियों, देखिए मेरे ख्याल से 2019 में एक परीक्षा हुई थी और उसके बाद जो परीक्षा हुई वो 2022 में परीक्षा हुई। इनकी बहुत सारी 2019 की भी बहुत सारी शिफ्ट हुई थी, 2019 और 2022 की भी बहुत सारी शिफ्ट हुई थी। मेरा मानना है कि अगर ये शिफ्ट आप लगा लेंगे, यानी कि इन शिफ्ट में आए हुए रीजनिंग के सवाल, मैथ के सवाल और साइंस के सवाल अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका ये 50% तो पेपर यहाँ से पक्का तो पक्के तौर पर तय हो जाएगा। अच्छा, पहली चीज आपको ये दिया जाएगा, सब अवेलेबल कराया जाएगा। दूसरी की अगर बात करते हैं साथियों, कुछ नहीं 30% के आसपास देखिए आपको क्या दिया जाएगा साथियों, जो भी आपके साथियों मॉक टेस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉक टेस्ट है, इस बार कैसे सवाल आ सकते हैं रीजनिंग के, कैसे मैथ के सवाल आ सकते हैं, है ना, कैसे मैथ के सवाल आ सकते हैं और उसके अलावा कैसे साइंस के सवाल आ सकते हैं, ये आपको दिया जाएगा इस मॉक टेस्ट के अंदर। मेरा मानना है कि अगर ये दोनों चीजें आप कवर अप कर लोगे तो 80% साथियों स्कोर आपका कहीं नहीं गया। और ये चीजें आपको दी जा रही हैं साथियों हमारे टारगेट सिलेक्शन ऐप में। आप ये डालेंगे प्ले स्टोर में टारगेट सिलेक्शन ऐप और आपके सामने क्या 349 रुपीज का, कितने रुपीज का, सिर्फ और सिर्फ 349 रुपीज की एक टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएगी। उस पर लिखा होगा आरआरबी ग्रुप डी। उसको अगर आप परचेज कर लेंगे तो उसमें आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। उसमें साथियों आप सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ग्रुप डी के, ये सब कुछ देख सकते हो। आप अपने उसको आप सबमिट, टेस्ट को जैसे ही आप सबमिट करोगे, पेपर को सबमिट करोगे, आपके सामने सॉल्यूशन हो जाएगा। 1 बाय 1 करके हर एक क्वेश्चन का आप उसमें सॉल्यूशन भी देख सकते हो। अगर आप उससे तैयारी करना चाहते हो और अपने सिलेक्शन को निश्चित करना चाहते हो तो मैं कहूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टारगेट सिलेक्शन है ना, उसका कॉम्बो करके होगा आरआरबी ग्रुप डी कॉम्बो लिखा होगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे, वहां पर जाकर साथियों आप 349 रुपीज का पेमेंट करेंगे, आपको सारी चीजें वहां पर साथियों दिखने लगेंगी। पेमेंट करने के बाद ही दिखेंगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना, सब कुछ साथियों काम हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, इस पर साथियों आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। क्या व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा इतना पेमेंट करने के बाद, ठीक है ना। चलिए, मैं कहूंगा अगर वाकई में आप पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो इसको जरूर ले लीजिएगा। मेरे कहने से सिर्फ 349 की बात है। इसमें पेपर आपका साथियों इतना मैं कहूंगा 80% से ज्यादा इसमें पेपर आएगा, कम नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ साथ तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, यानी कि ऑल ग्रुप डी की ऑल क्लासेस का लिंक दे दिया है। उस लिंक पर जाकर आप हमारी पिछली सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। मेरा मानना है तैयारी आपकी बहुत तगड़ी हो जाएगी। तो एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।